और वेलकम बैक है यार। देखो, कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी सर नोट भाई। इस चैनल का जो फर्स्ट वीडियो है ना, फर्स्ट वीडियो एकदम पहला वीडियो जिसमें हम सोर्सेस के बारे में बात किए हैं, उसमें जाकर के देख लो। पहले ही हम बोल चुके हैं कि एथिक्स जो है मेरा, वो मोदी सर से तैयार किया गया है। मैंने उन्हीं से किया, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सारे का भी सोर्सेस मैंने उस वीडियो में बता करके रखा है। ये जो चैनल है ये सिर्फ़ और सिर्फ क्विक रिवीजन के पर्पज़ से है। आप मेन टीचर से ही जा कर के पढ़ो। रिवीजन करना हो तो आओ, कोई कंपलसरी नहीं है, कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको करना ही है। भाई ये तो मैंने अपने पर्पज़ में उस वीडियो में बोला भी है कि ये मैं अपने पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ। वो क्या है? सेल्फ रिवीजन और क्विक रिवीजन। क्या है? क्विक रिवीजन। ठीक है, जो मैंने अपने हाथों से नोट्स बनाए हैं, सर के लेक्चर से, सर के नोट से। ठीक है, ओके। तो एक्चुअली में ये वीडियो रिकॉर्ड होना था 22 तारीख को, लेकिन ना हो करके आज 29 है, आज रिकॉर्ड हो रहा है। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट जस्ट थोड़ा सा। सॉरी। ओके, तो लास्ट वीडियो में हम लोग कहाँ तक बात कर चुके थे? यहाँ तक, प्रैग्मेटिज्म तक। आज जो है सोशल एथिक्स से हम लोग को स्टार्ट करना है। ओके, सोशल एथिक्स क्या होता है? जहाँ पर ही हम क्या होते हैं ना, हम ज़्यादा से ज़्यादा सोशल वेलफेयर करने के बारे में सोचते हैं। ठीक है, कम्युनिटेरियनिज़्म मतलब वो सोसाइटी के बारे में चिंतित होता है, और जहाँ पर ही एक इंसान का जो फोकस है या उसके डिसीजंस जो हैं, एक्शंस जो हैं, या कुछ करना चाह रहा है, वो सोसाइटल बेस्ड होता है, ना करके इंडिविजुअल बेस्ड। ठीक है, इंडिविजुअल क्योंकि सोशल बीइंग है, और सोसाइटी जो बना हुआ है वो समेसन ऑफ इंडिविजुअल से बना हुआ है, इसलिए उसके जो एक्शंस, डिसीजंस, सब कुछ जो होते हैं वो सोसाइटल बेस्ड होते हैं। इसी को हम सोशल एथिक्स कहते हैं। ओके, सोशल एथिक्स कोटेशन मतलब कि ये सर कह सकते हैं बैलेंस वंस ऑटोनॉमी विथ अदर्स राइट। भाई अपना तो ठीक है, अपना तो चलता ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा कि हम दूसरों का ध्यान रख रहे हो, दूसरे के राइट्स का ध्यान रख रहे हो। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल, सिगरेट स्मोकिंग करते हैं लोग, उसके बाद जो बट्स बचता है उसको जो है फेंक देते हैं पब्लिक प्लेस में, जो कि ये सोशल एथिक्स के अगेंस्ट है। लेकिन जो सोशल एथिक है वो क्या कहता है कि भाई हमें क्या करके रखना है? क्लीननेस मेंटेन करके रखना है, इन लाइन विथ स्वच्छ भारत। ये है सोशल एथिक्स। ओके, दूसरा मतलब तीसरा इंडिविजुअल एथिक्स। ये क्या कहता है? अभी नाम में ही इंडिविजुअल है, तो फोकस अभी इसका कहाँ आ जाएगा? सोसाइटी से हट करके इंडिविजुअल पर आ जाएगा। तो मतलब फोकस जो होगा एक कहाँ पर ही होगा? इंडिविजुअल पर होगा। उसका एक्शन, उसके काम, गुड अच्छा, सब कुछ जो होगा वो किस पे होगा? इंडिविजुअल बेस्ड। इसमें जो है ना, बहुत ही फाइन लाइन देखने के लिए मिलेगा। इंडिविजुअल, क्योंकि इंडिविजुअल पार्ट ही है सोसाइटी का यार, तो वो कोई भी डिसीजन लेगा तो अल्टीमेटली सोशल कॉन्टेक्स्ट में ही लेगा, है ना। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, सोसाइटी को थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल, लव मैरिज। किसी इंसान का वो पर्सनल डिसीजन हो सकता है, लेकिन इम्पैक्ट तो करेगा ना भाई सोसाइटी को। उस वो जिस समाज में रहता है वहाँ पर ही उसको इम्पैक्ट तो करेगा, लोग उसको बोलेंगे ही। ठीक है, तो एक्शन जो कि पूरी तरीके से डायरेक्टली इफ़ेक्ट नहीं कर रहा हो लार्जर ग्रुप को या पीपल को, उसे हम कह सकते हैं इंडिविजुअल एथिक्स।
जैसे किसी इंसान का पर्सनल चॉइस हो कि भाई अपना सेक्सुअल आइडेंटिटी उसको चेंज करा लेना है, बहुत लोग कराते हैं कि अपना मेल से फीमेल बन जाते हैं, फीमेल से मेल बनते हैं, ठीक है, इस तरीके से, और उसका कुछ पर्सनल बिहेवियर, तो वो इंडिविजुअल एथिक्स है। चौथा, इकोनॉमिक एथिक। इकोनॉमिक एथिक्स क्या होता है, मतलब ये सोशल एथिक्स का सब फील्ड होता है, मतलब ये अपना सोशल फील्ड है, लार्जर सर्कल, तो उसके अंदर बैठा है अपना इकोनॉमिक एथिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक एथिक कंसर्न होता है किससे, इकोनॉमिक पॉलिसीज रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड, बेस्ट प्रैक्टिसेस से, और ऑर्गेनाइजेशनल वर्क कल्चर में अच्छा, मतलब कि वर्क कल्चर हो जहाँ पर ही मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखा जाए और बाकी सारी चीज़ों का भी ध्यान रखा जाए, ठीक है, कि आपको हैरेस ना फील किया जाए, आपको प्रियोरिटीज पे रखा जाए, आपके बारे में सबसे ज़्यादा सोचा जाए, ठीक है। फिर इकोनॉमिक एथिक्स कॉरपोरेट गवर्नेंस के बारे में बात करता है, जहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन को भाई 2% तक अपने पूरे टर्नओवर का इन्वेस्ट करना चाहिए, किस पे, सोशल एथिक्स में और इकोनॉमिक एथिक्स। उसी सोशल एथिक्स में करेगा तो वो इकोनॉमिक एथिक्स के अंदर पार्ट में आ ही जाएगा। उसके बाद सस्टेनेबिलिटी पे ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि हम लोगों को इकोनॉमिक में ग्रीन एनर्जी, हर जगह हम लोग देख रहे हैं ग्रीन एनर्जी पर फोकस है भाई, तो सस्टेनेबिलिटी मतलब कि ग्रीन एनर्जी, और इंक्लूसिविटी मतलब कि सबको को साथ लेकर के चलना है। तो एग्जांपल प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये इकोनॉमिक एथिक्स के अंदर आ जाएगा हम लोगों का। 5 जो है स्टीवर्डशिप, ट्रस्टीशिप और इन्वायरमेंट एथिक्स, इन सब को हम लोग इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं, इन नाम एक ही है, काम भी एक ही है, ठीक है। मतलब हम लोग क्या हैं, सिर्फ और सिर्फ इन्वायरमेंट के केयर टेकर हैं, ऑनर नहीं है। सॉरी, मतलब इन्वायरमेंट में जितने भी रिसोर्सेस हैं उनके सिर्फ और सिर्फ हम लोग केयर टेकर हैं, हम लोग ध्यान करने के लिए हैं भाई, ना कि ओनर हैं, ठीक है। तो सोशल एथिक्स क्या कहता है कि जस्ट शेयरिंग मतलब कि सब कोई का इक्वल होना चाहिए, किसी को डिनाई नहीं करना चाहिए किसी भी रिसोर्सेज से, हर कोई को मिलना चाहिए, ठीक है, बैलेंस होना चाहिए हर एक के बीच में, ओके। उसके बाद इन्वायरमेंट एथिक्स उसी का बात करें तो ये प्रिजर्वेशन पे बात करेगा कि भाई कुछ तो बचा करके रखो, सब बर्बाद नहीं करना है कि नहीं। उसके बाद मॉरल ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द इन्वायरमेंट की इन्वायरमेंट को सेफ रखना है, उसके बाद उसको कंजर्व करना है, एफॉरेस्टेशन करना है, डिफॉरेस्टेशन नहीं करना है, इस तरीके से। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करता है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उसको प्रिवेंट करने की वजह से कौन कौन से स्टेप हम लेंगे जिससे क्लाइमेट चेंज में ज़्यादा चेंज ना आए, ठीक है, मिनिमम चेंज आए। तो प्रिजर्वेशन का हम लोग जो एक एग्जांपल है कि कैसे हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं, उसका हम लोगों के पास एक अच्छा एग्जांपल है वन तारा इनिशिएटिव बाय रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो कि हम लोग जानते हैं कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेस्क्यू और कंजर्वेशन और रिहैबिलिट सेंटर है, 335 एकड़ में फैला पड़ा है, ओके। सुप्रीम कोर्ट ये जो है प्रिजर्वेशन से लेकर के, सुप्रीम कोर्ट जो है वो उत्तराखंड में बड़े बड़े होटल प्रोजेक्ट जो थे उन पे स्टे लगा दिया कि भाई इन्वायरमेंट को डैमेज होगा, उससे बहुत सारे पेड़ काटे जाएंगे, इसलिए आपको नहीं बनाना है। फिर सुप्रीम कोर्ट जो है सरिस्का माइन क्लोजर वाला में, जो राजस्थान में, कि भाई जो इस सरिस्का जो ये है बायोडाइवर्सिटी और पार्क, उसके जो है 1 किलोमीटर, विद इन 1 किलोमीटर में आपको क्या करना है, माइंस नहीं रखना है, तो जिसके वजह से 68 माइंस को बंद कर दिया गया, ओके। कल्चरल एथिकल रिलेटिविज्म CER, ओके। इसमें क्या है कि जैसा देश वैसा भेष, मतलब इसके मुताबिक अगर चले तो मोरालिटी जो है वो डिपेंड करेगा किस पे, स्टैंडर्ड पे, प्रैक्टिस पे, नॉर्म्स पे, जो एक सोशल ग्रुप एक्सेप्ट कर रहा हो, मतलब जैसा वो चाह रहा हो वो सोशल ग्रुप, हमको उसी के अकॉर्डिंगली काम करना है, एट अ स्पेसिफिक प्लेस और स्पेसिफिक टाइम। इसी को कहते हैं कल्चरल एथिकल रिलीजम। कोई कल्चर में जो चीज़ एक्सेप्टेबल ही नहीं है और अगर तुम वहाँ पर ही वो काम करोगे तो लोग तुम्हें क्या करेंगे भाई, इवॉइड कर देंगे, तुमको वहाँ से हटा देंगे, ठीक है, तुमको इग्नोर कर देंगे,
इग्नोर मतलब कि तुम्हारे अगेंस्ट में कोई स्टेप ले सकते हैं इस तरीके से। जैसे कि ये क्या कहता है CER कि भाई एथिकल इज व्हाट इज सोशली कल्चरली अप्रूव। कल्चरल एथिकल रिलेटिविज्म ये कहता है कि एथिकल वही चीज़ है जो सोशली और कल्चरली अप्रूव्ड है, अगर वो अप्रूव्ड नहीं है तो वो CER नहीं है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं अल्कोहल, गैम्बलिंग, ये सब जो है ना वो अनएथिकल है। कहाँ पर? मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में, इस्लामिक कंट्री में। लेकिन सेम चीज़ अल्कोहल, गैम्बलिंग, इसको नॉर्म्स माना जाता है वेस्टर्न कंट्रीज़ में। बड़े एकदम चाव से खेलते वेलते हैं इस सब में, अल्कोहल पीते हैं, है ना। उसके बाद 7 नोवर डूअर स्प्लिट। नोवर डूअर स्प्लिट का मतलब क्या होता है? ब्रेक, टूटना ना। तो नोवर मतलब जानता और डूअर मतलब वो करता, है कि नहीं। जानते हुए कोई काम करता तो उसमें स्प्लिट आना। जैसे ये कब होता है? जब हम लोग अपना एथिकल स्टैंडर्ड को इग्नोर कर देते हैं, तभी नोवर डूअर स्प्लिट आता है। जैसे कि एक इंसान झूठ बोल रहा हो, जबकि वो जब झूठ बोल रहा हो तो वो कौन बन जाता है? डूअर बन जाता है, कर्ता बन जाता है। एट द सेम टाइम उसी समय वो जान रहा होता है सच को। ही नो व्हाट ही इज सेइंग एंड कॉन्ट्राडिक्टरी टू द ट्रुथ। और वो जान रहा है कि हम जो बोल रहे हैं वो सच के अगेंस्ट में है, ये सच नहीं है। जैसे कि पाकिस्तान हर बार ये काम करता ही रहता है। पाकिस्तान सबसे बेस्ट एग्जांपल है नोवर डूअर स्प्लिट में। वो बार बार टेररिज्म को उधर से इनपुट करते रहता है और उसको पूछो तो वो बोलता है नहीं मेरे नहीं है। रिसेंट के एग्जांपल में पहलगाम अटैक में देख सकते हो, है ना। नोवर मतलब इनर वॉइस और कंसाइंस, मतलब ये तुम हो, ये तुम्हारा कंसाइंस है, और फिर तुम क्या करते हो वो तुम्हारा, तुम डूअर बन जाते हो फिर। तो इसके वजह से पर्सनैलिटी में स्प्लिट आ जाता है, और जिसके वजह से क्या होता है? डिस्ट्रक्शन होता है। किसका? इनर पीस का। इनर पीस एंड पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ। और इनर पीस का जब हम लोगों का डिस्ट्रक्शन होता है तो हम लोगों का ज़िंदगी झंड हो जाता है, पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ। ओके। 8 डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा कहते हैं एवरी एक्शन हैज़ अ कंसिक्वेंस। तुम कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसके कुछ ना कुछ तो कंसिक्वेंसेस हैं भाई। ठीक है, हर एक चीज़ रिलेटेड है कि नहीं। उसके बाद क्या कहता है? कॉज एंड इफेक्ट, मतलब पास्ट के कारण से फ्यूचर इफेक्ट होगा। तुमने अपने पास्ट में क्या करा भाई? पास्ट में पढ़ाई किया कि नहीं किया? पढ़ाई किया होगा तो रिजल्ट आएगा, नहीं पढ़ाई किया होगा तो रिजल्ट में फेल आएगा। तो पास्ट के कारणों से फ्यूचर में इफेक्ट पड़ेगा। और प्रेजेंट का जो इफ़ेक्ट है वो पास्ट के कारणों से है। बस सेम ही चीज़ है, वाइस वर्सा कर दो ना। ठीक है, कि अभी का जो इफ़ेक्ट अभी जो हो रहा है मेरे साथ वो मैंने पास्ट में कुछ किया है, उसी के वजह से हो गया है कि नहीं। ओके। तो डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा ये भी कहता है कि भाई देखो, कोई म्यूचुअल कैंसिलेशन नहीं है। नो म्यूचुअल कैंसिलेशन। म्यूचुअल कैंसिलेशन कहने का मतलब है कि हमने कहीं से कोई बहुत गलत तरीके से पैसा अर्न किया और फिर उसको चैरिटी में जा कर के हम लोग दे रहे हैं। तो वैसे नहीं होगा कि हम पाप कर लिए और जा कर के अब यहाँ कर रहे हैं तो पुण्य हो जाएगा, नहीं। पॉजिटिव एक्शन करोगे उसका पॉजिटिव इफेक्ट मिलेगा। कुछ नेगेटिव एक्शन किए हो तो उसका नेगेटिव इफेक्ट मिलेगा ही मिलेगा। बिजनेसमैन ऐसा चाहता है कि मैं बहुत सारे गलत काम करूँगा और उससे पैसा बहुत ज़्यादा बना लूँगा और जा कर के चैरिटी दे दूँगा बहुत ज़्यादा, तो मेरा क्या होगा? कर्मा, मतलब मेरा जो पाप है वो धुल जाएगा। तो ऐसा नहीं है। एज सैल यू सो सैल यू रीप, मतलब जैसा बोओगे वैसा तो पाओगे भाई, वैसा ही मिलेगा तुमको। यहाँ कोई म्यूचुअल कैंसिलेशन नहीं है कि मैंने तो उसके साथ अच्छा किया था, इसका रिजल्ट इसका यहाँ दे देता भाई कि ये तुमने अच्छा किया था इसलिए मैं तुमको यहाँ दुख नहीं दूंगा, यहाँ तकलीफ नहीं दूंगा। ऐसा नहीं होता। कलेक्टिव काउज इफेक्ट एट द लोअर नेशन फैमिली। और जो होता है एक एक काउज जो होता है जैसे कलेक्टिवली काउज जो नेशन पे भी इफेक्ट कर सकता है, फैमिली पे। जैसे कि पहलगाम अटैक में कलेक्टिव काउज एक तो टेररिज्म इन द नेम ऑफ पाकिस्तान, और पाकिस्तान में मेजोरिटी मुस्लिम। तो इस मुस्लिम के नाम पर पे देखो पूरी तरीके से लेवल नेशनल लेवल पे भी इफ़ेक्ट पड़ा और फैमिली लेवल पे। कैसे? पहलगाम इंसिडेंट के बाद सब कोई सभी मुस्लिम लोग को एक अलग तरीके से देखने लग गए। जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट कम हो गए क्योंकि वहाँ मुस्लिम मेजोरिटी है भाई, कि फिर से कुछ हो जाए कुछ हो जाए।
इस तरीके से, तो तुम क्या करते हो, वो कारण बन जाता है भाई कि तुमको कैस निगाहों से देखेंगे लोग, है कि नहीं। 9, डॉक्ट्राइन ऑफ डबल इफेक्ट। डॉक्ट्राइन ऑफ डबल इफेक्ट मतलब कोई भी हम काम करते हैं, ठीक है, कंसिक्वेंस कैन हैव गुड एंड बैड। कोई भी हम काम करते हैं तो दो कंसिक्वेंसेस निकलते हैं, एक कंसिक्वेंसेस अच्छा होता है, एक कंसिक्वेंसेस बुरा होता है कि नहीं। तो कोई एक्शन कर रहे हैं पॉजिटिव रिजल्ट निकल रहा है, कोई एक्शन कर रहे हैं नेगेटिव रिजल्ट निकल रहा है। तो बैड जो है उसको हम, बैड मेरा इंटेंट नहीं था कि हाँ हम गलत करेंगे, लेकिन एक्चुअली में बैड आ गया, ठीक है। हम चाहते नहीं थे कि हम किसी के साथ गलत करें, लेकिन अच्छा करने के दरमियान में गलत भी हो गया, बैड भी हो गया। तो उसको हम लोग कहते हैं कि भाई जब हम अच्छाई कर रहे हो ना, कुछ अच्छा कर रहे हो, तो उस वक्त अगर थोड़ा बैड आ भी जाता है तो उसको हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं। जैसे वैक्सीनेशन के दरमियान वैक्सीनेशन लार्ज मात्रा में किया गया, किस लिए, वेलबींग के लिए, कि सबका हेल्थ अच्छा रहे, कोई ये कोरोना से मरे ना, है ना। लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट बाद में आकर के पता चल रहे हैं, ठीक है। तो ये तो मेरा इंटेंशन नहीं था ना, लेकिन ये एक्चुअली में आ गया, तो इसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। डीमोनेटाइजेशन से देखो इंटेंशन क्या, ब्लैक मनी बहुत ज़्यादा आएगा, सेव होगा ब्लैक मनी से, इससे करप्शन दूर होगा थोड़ा सा। लेकिन अनइंटेंडेड कंसिक्वेंसेस ये देखने के लिए मिला कि जो पुअर पीपल थे या जो लोअर मिडिल क्लास था या मिडिल क्लास था, इन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हुआ। तो ये नहीं था कंसिक्वेंस एक्शन का जो इंटेंट था वो बहुत ज़्यादा बड़ा था, कुछ अलग था, लेकिन वो हुआ नहीं। तो इसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, छोटी चीज़। डिस्कोर्स एथिक्स क्या कहता है कि भाई कुछ प्रिस्क्राइब नहीं है, कि कुछ लिखा नहीं है। डिस्कोर्स का मतलब ये होता है ना, बातचीत या बोली हम लोग कर रहे हैं किसी दूसरे से और उसके बीच में कुछ निकल जाए, ठीक है। तो कहता है कि कुछ लिखा नहीं हुआ है कि क्या एथिकल है, ठीक है। बट एक एक प्रोसीजर हो सकता है इसका कि डेवलपिंग किया जा सके एथिकल नॉर्म्स को। कैसे, तो एक रीजन कम्युनिकेशन से बिटवीन द पार्टिसिपेंट, हम और आप मिल करके आपस में बात करेंगे और कुछ अच्छी चीज़ें से, जहाँ पर दिमाग उमाग लगा करके भाई रीजनिंग कर करके एथिकल्स नॉर्म्स वॉर्म्स सबको ध्यान में रख करके हम लोग एक कंक्लूज़न तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। वहाँ कुछ एक्शन कर रहे होंगे तो वही होगा कि भाई कुछ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हम लोग क्या होगा, एक लगातार बातचीत करने की वजह से हम लोग एक 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 रीज़न कम्युनिकेशन करने से हम लोग एक स्टैंडर्ड तक पहुंच सकते हैं, है कि नहीं। तो जैसे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस इन मेजर इशूज़, हर एक इशूज़ में, इंटरनेशनल इशूज़ में कुछ लिखा हुआ तो नहीं है अपने पास कि ऐसा ही करना है, ऐसा ही करना है, नहीं। लेकिन हम लोग बात क्या करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, फिर एक रिजल्ट तक आते हैं और उस पर मेजॉरिटी लोग एग्री करते हैं। उसके बाद सुपर एरोगेशन कहने का मतलब है ऐसा एक्ट, ऐसा काम जो अपने ड्यूटी से भी ऊपर जा कर के कर रहा हो। जैसे कि एग्जांपल, डेस्टिट्यूट लेडी मतलब कि एक ऐसी लेडी है जिसके पास किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंट नहीं है, और इसे हम लोगों को वेलफेयर स्कीम का पार्ट बनाना है। एक्चुअली में हकदार भी यही है, लेकिन एक डॉक्यूमेंट ना होने की वजह से हम इसको कोई पीडीएस का स्कीम या कोई वेलफेयर स्कीम या आवास योजना ये सब ना दे, तो ये गलत बात है। तो जो होगा, एक ड्यूटी जो होगा ऑफिसर का, वो क्या कराएगा, अरेंज करवाएगा कि इसके डॉक्यूमेंट्स बन जाएं किसी भी तरीके से, और फिर इसको जो है स्कीम का लाभ मिले। तो इसका ड्यूटी नहीं था, लेकिन वो काम किया, तो इसी को कहते हैं सुपर एरोगेशन। वर्चू एथी ये जो होता है कि सबसे ज़्यादा देता है ध्यान किस पे, कि गुड कैरेक्टर ट्रेट्स हो। गुड कैरेक्टर ट्रेट्स मतलब कि भाई अच्छे अच्छे गुण वाले लोग हों। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल डाल सकते हैं, अभी अच्छा वाला गुण अगर लाइफ हुआ, हमारे हमारे गुण अच्छे होंगे तो हमारा लाइफ भी अच्छा होगा, और हमारा लाइफ अच्छा होगा तो भाई हम लोग कब कैसे लाइफ अच्छा होगा, तो हम अच्छा लाइफ, अच्छा ट्रेट, अच्छा गुण होगा, अच्छा लाइफ फॉलो करेंगे तो हम एक अच्छा इंसान बनेंगे और हमारे सभी चीज़ अच्छे से होंगे। यहाँ एक कोटेशन था कि जो है, जो गुड पर्सन होगा ना, जो अच्छा इंसान होगा,
उसको किसी लॉ की ज़रूरत नहीं होगी, है कि नहीं। लेकिन जो एक बैड पर्सन होगा, जो बुरा इंसान होगा, वो अपना तरीका ढूंढ ही लेगा। कितना ही तुम उसको लॉ बना करके दो, कितना ही रूल्स बना करके दो, कितना ही नॉर्म्स बना करके दो, वो अपना तरीका ढूंढ ही लेगा, है कि नहीं। तो कार्डिनल वर्च्यू ये कहता है तुम्हारे पास 4 चीज़ होने चाहिए: प्रूडेंस, फॉर्टिट्यूड, जस्टिस एंड टेम्परेंस। प्रूडेंस कहने का मतलब होता है कि एक अप्रोप्रिएट एक्शन, एक समय में कुछ अच्छा एक्शन ले रहे हो तुम, नेगेटिव एक्शन नहीं, पॉजिटिव एक्शन। और फॉर्टिट्यूड कहने का मतलब है कि करेज, तुम्हारे में साहस है कोई एक्शन लेने का, गलत है तो गलत बोलने का, सही है तो सही करने का। फिर जस्टिस मतलब जो रूट कॉज है, जो रूट कॉज है किसी भी सफरिंग का, उसको हटा दो भाई। टेम्परेंस मतलब कि सेल्फ रेस्टेंस, अपने पे कंट्रोल है, अपने पे मोटिवेशन है कि हाँ हमें ये चीज़ करना ही है। कोई 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 तुम्हें उकसा भी रहा है, फिर भी तुम उस पर रुके पड़े हो, तुम पे रेस्ट्रेंट है। ओके। डिस्ट्रीब्यूटिव एंड प्रोसीजरल जस्टिस। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब कि सब में भाई इक्वली, एंड प्रोसीजर मतलब फॉलो द ड्यू प्रोसेस। जैसे कि बुलडोजर एक्शन जो यूपी में और बहुत सारे स्टेट में लिए जा रहे थे, ये क्या है, इलीगल है। क्या है, इलीगल है ना। ये प्रोसीजर में लिखा हुआ तो नहीं है कि आप बुलडोजर एक्शन ले सकते हो इस तरीके से, तो ये इलीगल है, ये काम नहीं करना है। ओके। उसके बाद 13 क्रिएटिव एथिक्स। क्रिएटिव एथिक्स, क्रिएटिव मतलब क्या होता है, कुछ यूनिक करना, कुछ यूनिक करना। और एथिक्स मतलब कि मॉरल स्टैंडर्ड को ध्यान में रख करके। तो भाई जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ और जो नॉर्म्स थे उनको चैलेंज करना है, उनसे हम लोगों को एक लेवल ऊपर जाना है। तो ऊपर जाने के लिए हम लोगों को कुछ इनोवेशन करना होगा, कुछ क्रिएटिविटी करना होगा। किस किसके बियॉन्ड, तो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ के बियॉन्ड। इसे ही हम क्रिएटिव एथिक्स कहते हैं। ओके। क्रिएटिव एथिक्स का इस्तेमाल हम लोग जहाँ भी साइंस रिलेटेड क्वेश्चन होएगा वहाँ हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, साइंस रिलेटेड क्वेश्चंस में, केस स्टडीज़ में। ओके। पोस्ट मॉडर्न एथिक्स। पोस्ट मॉडर्न एथिक्स ये कहता है कि जो भी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ थे, है ना, उन चैलेंज द ट्रेडिशनल वैल्यूज़ फॉर रिस्पेक्टिंग द प्लुरैलिटी। अभी क्या है कि भाई मॉडर्निटी आ चुका है, और मॉडर्निटी में कोई एक चीज़ तो सही नहीं हो सकता है ना, एक चीज़ सही नहीं हो सकता है। यहाँ तो बहुत सारे लोग, बहुत मतलब बहुत सारी चीज़ें सही हो सकती है, क्योंकि लोग बहुत है। तो एक व्यू से ये सही होगा, एक व्यू से ये दूसरा सही होगा, एक व्यू से तीसरा सही होगा। तो इसलिए कह रहा है कि पोस्ट मॉडर्न एथिक्स चैलेंज कर रहा है किसके, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को। क्यों? क्योंकि भाई प्लुरलिटी है, डाइवर्सिटी है, अपने पास डिफरेंसेस है। जैसे कि जेंडर पे पैरिटी, भाई मैन और वुमेन को इक्वल पे देना है। जब सेम ही काम कर रहे हैं तो इक्वल पे करेंगे ना, इस तरीके से। और ये कहता है पोस्ट मॉडर्निटी कि मोरालिटी इज़ नॉट अ फिक्स्ड। मोरालिटी को फिक्स नहीं कि ऐसा 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 ही चीज़ें करनी चाहिए, यही सही है। लेकिन क्या है, ये कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग है। पहले क्या था, महिलाओं को घर में काम करती थी, घर से बाहर नहीं जाती थी, चूल्हा चौका तक सीमित है। आज महिलाएं क्या नहीं कर रही हैं, अपने पास एग्जाम्पल देने का बात ही नहीं बनता है। हर एक फील्ड में हर एक चीज़ काम कर रही है। तो इसलिए कह रहा है इवॉल्विंग हो रहा है ना, कॉन्स्टेंटली, लगातार। तो ये ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को हटाओ, इस पे ध्यान रखो और इसका रिस्पेक्ट करो, ठीक है। ओके। फेमिनिस्ट एथिक्स। फेमिनिस्ट एथिक्स हमेशा वुमेन रिलेटेड ही बात करेंगे, ठीक है। तो ये कहते हैं कि भाई वुमेन का पर्सपेक्टिव को भी ध्यान रख लो, जेंडर इक्वालिटी का भी बात ध्यान रख लो। क्यों तुमको मेल और फीमेल करना है कि मेल ये काम करते हैं, फीमेल ये काम करते हैं। जैसे कि हम लोग बच्चे में देखते हैं, मेल को आर्मी का टॉय दिया जाता है, गाड़ी का टॉय दिया जाता है, लेकिन फ़ीमेल को क्या होता है, किचन सेट ला करके दिया जाता है। ये भेदभाव क्यों भाई, इक्वालिटी लाओ ना। और फेमिनिस्ट एथिक्स कहता है कि हम लोगों को कहाँ जाना है, पैट्रियार्की के अगेंस्ट जाना है। वुमेन पर्सपेक्टिव को ध्यान रखना ना, मतलब कि अगर कोई तुम ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई तुम सर्विस वाले हो, तो वहाँ पर ही भाई वीमेन मेंस्ट्रुअल लीव की पर ध्यान करो, मैटरनिटी लीव पर ध्यान करो, वीमेन रिप्रोडक्शन पे ध्यान करो। उसके रिलेटेड लॉज बनाओ, उसके रिलेटेड तुम्हारे में कुछ काम में होना चाहिए कि हाँ प्रोविज़न्स होने चाहिए। उसके बाद 16 कॉन्ट्रैक्शनिज़म। कॉन्ट्रैक्शनिज़म जो है, कॉन्ट्रैक्ट
मतलब कॉन्ट्रैक्ट से ही कॉन्ट्रैक्शनिज्म बना है। तो सिमिलर है ये किसके जैसा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के जैसा। सोशल कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो कि हम लोग गवर्नमेंट और पीपल के बीच में होता है। पीपल जो होते हैं वो गवर्नमेंट को अपना राइट दे देते हैं कि आप मेरे बिहाफ पे डिसीजन लोगे, व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ नॉट राइट। तो यही होता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, है ना। तो एथिकल रूल्स एंड प्रिंसिपल जो कि किस पे बेस्ड होते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं, है ना। ओके। नेचुरल राइट वैसा राइट जो बहुत पुराना हो और हमसे कोई नहीं छीन सकता है। ये हमको कौन दे करके गया है, ये भगवान दे करके गया है। जैसे कि जीना, पीना, खाना, सुनना, है ना, ये सब। तो इसको कोई नहीं छीन सकता है, कांट बी टेकन अवे। जैसे कि मॉडर्न कंटेक्स्ट में इसको देखते हैं कि नेचुरल राइट्स क्या है। तो लॉक्स कहते हैं लाइफ, ज़िंदगी है, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, ये सब हमारे मॉडर्न कंटेक्स्ट में नेचुरल राइट है। करंट कंटेक्स्ट में देखें तो यूनिवर्सल ह्यूमन राइट की बात करता है, सब कोई के लिए भाई कि इस्टेब्लिश अ एथिकल स्टैंडर्ड के बारे में बात करता है। यूनिवर्सल ह्यूमन राइट, सब कोई को एक जैसा ही अधिकार मिलना चाहिए, किसी भी तरीके से किसी का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, है नहीं। ओके। फिर स्पेसिफिक फील्ड ऑफ एप्लीकेशन या फिर हम कहते हैं अप्लाइड एथिक्स। बायो एथिक्स में हम लोग क्या कर सकते हैं, बायो एथिक्स में हमारे पास एथिकल इश्यूज निकल के आते हैं। जैसे कि जैसे जैसे भाई टेक्नोलॉजी एडवांस होता जा रहा है तो हम लोगों के पास कुछ ना कुछ एथिकल निकल के आ रहा है। जैसे कि एबॉर्शन लोग कराते हैं, तो यहाँ पर भी तो हम लोग क्या कर रहे हैं, लाइफ को ही मार रहे हैं ना। एक छोटा बच्चा जो आया भी नहीं है अपने दुनिया में, उसको मार रहे हैं, मतलब कि लाइफ ख़त्म कर रहे हैं, है ना। तो ये हमारे पास एक चैलेंज इशू निकल कर के आता है। बिजनेस एथिक्स में इसमें जो है इशूज़ कहाँ घूम रहा होता है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, किस तरीके से आप बिजनेस कर रहे हो, क्या वीमेन मेन को ज़्यादा वैल्यू कर रहे हो या वीमेन को वैल्यू कर रहे हो, वीमेन पर्सपेक्टिव को ज़्यादा ध्यान रख रहे हो नहीं कर रहे हो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे ध्यान है कि नहीं है तुम्हारा, CSR तुम अपना टर्नओवर का कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो सोशल एथिक्स में कि नहीं कर रहे हो, ट्रस्ट बिटवीन द पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन बना करके रखे हो कि नहीं बना करके रखे हो। पॉलिटिकल एथिक्स, इसमें जो इशू निकल करके आता है कि भाई पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स, ठीक है, हर पॉलिसीज़ और हर प्रोसीजर जो आता है वो हर एक के लिए सही नहीं होता है। सरकार तो चाहती है कि ग्रेटर गुड हो, लेकिन अनइंटेंटली किसी का हार्म हो ही जाता है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोग ये डाल सकते हैं मैकियावेली और गांधी का, कि मैकियावेली कहता है एंड्स जस्टिफाई द मीन्स। अगर ग्रेटर गुड हो रहा होगा तो भाई ठीक है, अंत सब कुछ सही कहेगा कि हाँ रास्ते सही थे। लेकिन गांधी 7 सिंस की बात करते हैं कि पॉलिटिक्स जो है बिना प्रिंसिपल के चलना मुश्किल है भाई, पॉलिटिक्स प्रिंसिपल के साथ ही चलना चाहिए, और वो आज के समय में दिखता ही नहीं है। पॉलिटिक्स और प्रिंसिपल सिद्धांत के साथ तो फिर चलेगा ही नहीं भाई पॉलिटिक्स, सब तो बिना सिद्धांत के। एथिक्स कहाँ गायब होता है पॉलिटिक्स में, पता भी नहीं चलता है। ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स यहाँ पर इशू जो है वर्क कल्चर से रिलेटेड है, कितने घंटे काम कर रहे हो, तुमको लेज़र दिया जा रहा नहीं दिया जा रहा, तुम्हारे मेंटल हेल्थ का ख्याल रखा जा रहा नहीं रखा जा रहा है, तुम एलिनेटेड तो फील नहीं कर रहे हो, ये सब। फिर कुछ कोड ऑफ एथिक्स तुम्हारे बने हुए हैं या नहीं बने हुए हैं, कोड ऑफ कंडक्ट, किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करना है, काम करना है ना, कैसे बिहेव करना है, कैसे लोगों से बात करना है, कितने बजे आना है, सब कुछ लिखा हुआ। विसल ब्लो एंड रिपोर्टिंग, विसल ब्लो मतलब कि तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में कुछ गलत हो रहा है तो तुम उसके खिलाफ रिपोर्ट कर रहे हो, दूसरे को बता रहे हो या नहीं बता रहे हो, तुम रिपोर्टिंग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। एथिक्स इन पब्लिक प्राइवेट लाइफ, एथिक्स इन पब्लिक प्राइवेट लाइफ मतलब कि एथिक्स जो पब्लिक लाइफ में है वो जो है क्या है, हमारे जो प्राइवेट लाइफ में एथिक्स होगा वही हमारे पब्लिक लाइफ में दिखेगा। मतलब भाई जो हम इंडिविजुअली जो हम लोग अंदर से होंगे वही उसी का तो रिफ्लेक्शन हमको कहाँ दिखेगा, सोसाइटी में दिखेगा। तो एथिकल इन प्राइवेट एंड बोथ, अगर तुम प्राइवेट लाइफ में एथिकल हो तो तुम प्राइवेट में भी अपने आप में भी एथिकल होगे और पब्लिक लाइफ में भी एथिकल होंगे। एग्जाम्पल जैसे बी द चेंज यू वांट टू सी, जो तुम देखना चाहते हो, जो तुम चेंज करना चाहते हो, तुम खुद वही बन जाओ ना भाई, तो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। पब्लिक लाइफ या पब्लिक लाइफ
क्या होता है, जिसे हम कह सकते हैं कि ये क्या है, समेशन है किसका, सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल और लीडरशिप फैक्टर, हर एक चीज़ का समेशन है। इसी को पब्लिक लाइफ मतलब तुम कैसे पब्लिक में सोशली बिहेव करते हो, इकोनॉमिकली बिहेव करते हो, पॉलिटिकली, कल्चरली, और कैसे तुम एक लीडर की क्वालिटी जब तुम्हें मिले, लीडर का रोल प्ले करने के लिए मिले, तो उस वक्त तुम कैसे बिहेव कर रहे हो। तो पब्लिक लाइफ जो है कलेक्शन है इन सारी चीज़ों का, पॉलिटिकल, कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, ये हर एक चीज़ में तुम कैसे बिहेव कर रहे हो। ओके, प्राइवेट लाइफ क्या है, ये क्या करता है, प्राइवेट लाइफ मतलब कि कुछ उनके फैमिली मेम्बर्स होंगे, कुछ उसके लाइफ बैरियर होंगे कि अब तुमको यही काम करना है, इसके अलावा दूसरा काम नहीं करना है, इसके अलावा अगर दूसरे काम करोगे तो वो तुम्हारे अगेंस्ट चले जाएंगे, ठीक है। कुछ फ्रेंड्स होंगे, फिर सेल्फ मोरालिटी और इनर प्योरिटी, खुद में ही तुम डिसाइड कर रहे हो कि मैंने जो काम किया वो सही था, गलत था, या मैं जो करने जा रहा हूँ वो सही होगा या नहीं होगा। तो ये है सेल्फ मोरालिटी और इनर प्योरिटी, और वो काम को हम पूरी तरीके से शिद्दत से कर रहे हैं, उसमें सच्चाई है या नहीं है। तो वो खुद इनर प्योरिटी अपने अंदर में, अंदर आत्मा में वो है कि नहीं है। जैसे गांधी का शुगर एग्जाम्पल, गांधी के पास एक विमेन आती है और वो कहती है अपने बच्चे से, मतलब गांधी से, कि भाई मेरे बच्चे का जो है ना वो ये लत है इस चीज़ का, किसी बुरे चीज़ का, उसको आप छुड़वा दो। तो गांधी उस वक्त उसको रिप्लाई नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है आप इतने समय के बाद आना। गांधी वो काम फिर अपने से ही कहते हैं कि ठीक है, अगर हम शुगर, चीनी का आदत छुड़ाना है तो वो खुद प्रैक्टिस करते हैं, और जब तक फिर उस औरत को नहीं बुलाते हैं जब तक वो खुद उस चीज़ से छूट ना जाए, मतलब उसका एडिक्शन दूर ना हो जाए तब। इसलिए फिर वो बुलाते हैं उसमें कि हाँ अब हम पब्लिक लाइफ, प्राइवेट लाइफ में हम इस एडिक्शन से दूर हो सकते हैं, तो बिल्कुल हम पब्लिक लाइफ में भी दूसरों को भी इस एडिक्शन से दूर करवा सकते हैं। ओके, अब कुछ नॉलेज के 7 प्रिंसिपल है कि पब्लिक लाइफ में हम लोगों को कैसा होना चाहिए। तो सेल्फलेसनेस, ओपननेस, ऑब्जेक्टिविटी, ऑनेस्टी, अकाउंटेबिलिटी, इंटीग्रिटी एंड लीडरशिप क्वालिटी होना चाहिए। सेल्फलेसनेस मतलब कि तुम अपने बारे में नहीं सोच रहे हो। तुम किसके बारे में सोच रहे हो, अदर्स के बारे में सबसे ज़्यादा सोच रहे हो। अगर तुम कोई काम कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि हम उसमें, मेरे उस काम करने के पीछे मेरा कोई एम छुपा हो, मेरा कुछ बात हो जिसमें हमको पूरा करना है कि हम अपने बेनिफिट के लिए, अपना बेनिफिट नहीं हो जिसमें, ठीक है। सेल्फलेसनेस, हम कोई काम कर रहे हैं, मेरी तरफ तुमको कुछ भी उम्मीद नहीं है भाई, कर दिया, तुमसे नहीं चाहिए कुछ। ओपननेस हो, तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कौन से प्रोसीजर को अप्लाई किए हो, किसके लिए किए हो, सब कुछ, ठीक है, खुल करके बता दो। ऑब्जेक्टिविटी मतलब कि ऐसा नहीं है कि तुम किसी पर्टिकुलर ग्रुप से और रिलेशन रखते हो तो तुम उसी के फेवर में काम किए जा रहे हो, नहीं। तुम पब्लिक ऑफिस में हो, तुमको हर एक कोई को इक्वली देखना है, विदाउट एनी बायस। ओके, ऑनेस्टी, ईमानदारी रखना है अपने काम के प्रति, लोगों के प्रति, हर एक के पीछे। अकाउंटेबिलिटी, तुम कोई स्टेप्स ले रहे हो, तुम कोई काम कर रहे हो, तुम कोई एक्शन ले रहे हो तो उसका अकाउंटेबिलिटी, अगर उसमें चाहे तो कोई गलत हो रहा है उसका जिम्मेवारी, कुछ सही हो रहा है उसके ज़माने तुम सक्सेसफुल हो रहे हो उसकी जिम्मेवारी, तुम फेल हो रहे हो उसकी जिम्मेवारी, हर एक चीज़ तुम किस पे ले रहे हो, अपने पर। ऐसा नहीं है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो अगर फेल हुए तो तुम ऑर्गेनाइजेशन वाले को दोष दे रहे हो, और अगर सक्सेस हुए तो तुम खुद को ले रहे हो, नहीं। हर एक चीज़ में अकाउंटेबिलिटी खुद पे लेने की कोशिश करो। ओके, उसके बाद इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी वही है भाई कि जो है नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑनेस्टी। और लीडरशिप क्वालिटी मतलब कि भाई होना चाहिए, लीडर्स जो होते हैं वो फ्रंट से लीड करते हैं, है ना। तुमको अगर कोई काम मिला है कि ये काम तुमको करना है तो तुमको उसके पीछे भागना नहीं है कि नहीं मेरे से नहीं होगा, मैं से कैसे कर पाऊँगा, नहीं हो पाएगा, बहुत बहुत तरीके से प्रॉब्लम गिरवाने लग गया, ठीक है। तो वैसा नहीं, उसको फोर फ्रंट से हैंडल करना है और अच्छे से लेकर के आगे बढ़ना है और उसको सक्सेस करवाना है, ठीक है। तो ये जो क्लास 3 तक जो हुआ था उसका हम लोग क्विक रिवीजन किए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।